इनकम रिकॉर्ड शुरू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इनकम रिकॉर्ड शुरू करवाया था और आप लोगों को बताया था कि हम लोग सेल्स कैसे ढूंढते हैं, परचेज कैसे ढूंढते हैं। आपको आइडिया दिया था कि ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाते हैं हम लोग क्रेडिट सेल्स ढूंढने के लिए, और ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाते हैं परचेज ढूंढने के लिए। सम टाइम कैश सेल्स भी होती है, तो उसके लिए मैंने इक्वेशन बताई थी, ये वाली इक्वेशन, कि जो भी हमने कैश बैंक में जमा किया है, जो भी हमने कैश परचेज किए, जो भी हमने कैश पेमेंट्स किए हैं, इन सबको प्लस कर दें, तो जो भी पैसा आया होगा वो मेरे पास कहाँ से आया होगा, वो मेरे पास कैश सेल से आया होगा। तो इस तरीके से हमारे पास कैश सेल्स भी फाइंड हो सकती है। अब आगे चलते हैं कि सवाल में आगे इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाएंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो जीपी तक वैसे ही बनती है। आपको सेल्स ढूंढनी होती है। आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपने सेल्स तलाश करनी होती है। ठीक है, आपको सेल्स मिल गई, ठीक है, ओके का सीन है। फिर परचेज तलाश करनी होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री सवाल में गिवन होती है। अगर आपको परचेज मिल गई, ओके का सीन है। उसके बाद आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा, आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट हमें क्या करना होता है। आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट हमें एक्सपेंसेस लिखने होते हैं। हमें एक्सपेंसेस लिखने होते हैं। तो एक्सपेंसेस के अंदर फॉर सपोज पेपर में आपको रेंट दिया होगा। अब वो जो रेंट होता है मोस्टली वो बैंक अकाउंट के अंदर आ रहा होता है। मतलब पेपर में क्या होगा, आपको एक बैंक अकाउंट दिया होगा, और बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे एक्सपेंसेस आ रहे होंगे, लाइक रेंट आ रहा होगा, इंश्योरेंस आ रहा होगा। रेंट होगा 10,000, इंश्योरेंस आपकी होगी 8,000। अब हाउ टू एडजस्ट देम। नॉर्मली ये होता है कि ये हमारी पेमेंट एक्सपेंसेस की हम एज इट इज इसको एक्सपेंसेस में लिखते हैं। हमें कैसे पता लगेगा हमारे क्या क्या एक्सपेंसेस हैं। तो जो जो हमने पेमेंट की है, मतलब बैंक की क्रेडिट साइड पे आ रही होगी, आपने एज इट इज उठा के एक्सपेंस में लिख देनी है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, वो आपको सवाल में नीचे बताएगा साल का स्टार्ट का बैलेंस, साल के आखिर का बैलेंस। वो बोलेगा एट 1 जनवरी 2015 ये हमारा साल का स्टार्ट है, एंड 31 दिसंबर 2015 ये हमारे साल का एंड है। तो नीचे आपको बताएगा रेंट जो है वो हमारा प्रीपेड था। साल के स्टार्ट में भी 1,000 रुपये का प्रीपेड था, साल के आखिर में 1,500 का प्रीपेड था। अच्छा जी, अब अब मसला सुन लें। ये जो रेंट है ना, जब आप लिखेंगे एक्सपेंसेस में, अगर ये दोनों चीजें नहीं दी होती, मतलब खाली सवाल में रेंट होता और नीचे कोई रेंट का प्रीपेमेंट या अक्रूड नहीं होता, आई विल राइट एज इट इज इन द एक्सपेंसेस। मैं इसको एज इट इज एक्सपेंसेस में क्या कर देता, लिख देता कि ये मेरा एक्सपेंस है। लेकिन अगर वो आपको बताता है कि साल के स्टार्ट में इतना प्रीपेड है, साल के आखिर में इतना प्रीपेड है, तो फिर हम इसको एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे, जब हम आईएस बनाएंगे तो आईएस में हम 10,000 रेंट नहीं लिखेंगे। हम 10,000 जो यहाँ दिया हुआ है एज इट इज लेंगे, और इसमें प्लस माइनस करेंगे। क्या प्लस माइनस करेंगे, सबसे पहले आ जाए प्री पेमेंट के ऊपर। साल के आखिर का जो प्री पेमेंट होता है उसका ताल्लुक नेक्स्ट ईयर से होता है। तो अभी आप लोगों ने सोल ट्रेडर एडजस्टमेंट किया था, उसमें साल के एंड वाला ही प्रीपेड होता है। तो प्रीपेड के साथ क्या करते थे आप लोग, साल के एंड में जो प्रीपेड दिया होता था, अभी आपने बहुत सारे सवाल किए होंगे, फातिमा, बोरिस, बीसी, उसमें साल के एंड में जो भी प्रीपेड दिया होता था आप लोग क्या करते थे, याद करो। मैंने बताया था ना कि कोई ओविंग हो तो क्या करना है, कोई प्रीपेड हो तो क्या करना है। अभी आप लोगों ने बहुत सारे सवाल किए हैं सोल ट्रेडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, इनकम स्टेटमेंट जब हम बना रहे थे। गाइस मेरी आवाज आ रही है, चैट के अंदर बताएं कि अगर हमारे पास साल के आखिर में कोई किसी भी एक्सपेंस का प्री पेमेंट है, तो हम प्री पेमेंट के साथ क्या करते थे, माइनस करते थे, प्लस करते थे साल के एंड वाला, कि देयर इज अ प्री पेमेंट, उसका ताल्लुक नेक्स्ट ईयर से। माशाल्लाह, सब्ट्रैक्ट करते थे, एक्सीलेंट, माइनस करते थे। तो जो साल के एंड वाला प्री पेमेंट है, वो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों, इसका ताल्लुक अगले साल से है, तो ये वाली पेमेंट हमें हटानी है। तो साल के जो शुरू वाला है, साल के स्टार्ट वाला है, वो फिर उसका रिवर्सल हो जाता है। वो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। क्योंकि ये जो पेमेंट है, ये इस साल की थी लेकिन हम पिछले साल कर चुके थे, तो ये इसमें शामिल नहीं है, इसमें करनी है क्योंकि इसका ताल्लुक इस साल से है। तो जो साल के एंड वाला है, आप एंड वाला याद कर लें कि साल के एंड वाला प्रीपेड हमेशा माइनस होता है, तो ओपनिंग वाला क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 1,500 प्लस 1,000, ये हो जाएगा 9,500
500, ये हमारा आईएस में जाएगा। इसी तरीके से इंश्योरेंस पे आ जाए। इंश्योरेंस हमने कितनी पे की है? 8,000 पे की है। इफ देर इज नो एडजस्टमेंट तो मैं 8,000 एज इट इज एक्सपेंस में लिख दूंगा। लेकिन अगर सवाल में दिया हो इंश्योरेंस ओविंग 500, साल के स्टार्ट में, साल के एंड में 300। अच्छा जी। अब आप लोग मुझे बताएं, साल के एंड में कोई ओविंग दिया हो। अभी आप लोगों ने बहुत सारे सवाल किए हैं सोर्टेड एडजस्टमेंट, उसमें साल के एंड में ओविंग दिया हो तो आप लोग क्या करते थे? अगर साल के एंड में कोई भी ओविंग दिया हो तो क्या करते थे? ऐड करते थे। शाबाश, हम ऐड करते थे। तो यहां भी क्या करना है, जो भी हमने इंश्योरेंस पे की है आप एज इट इज लेंगे, आप एज इट इज लेंगे। और 8,000 लिया आपने। साल के एंड में क्या करेंगे? इसको प्लस करेंगे। साल के एंड वाला जो है ना प्रीपेमेंट आप प्लस करेंगे, साल के एंड वाला अक्रूड प्लस करेंगे। और साल के शुरू वाला जो है उसका क्या करेंगे? अगर साल के एंड वाला प्लस होगा तो साल के स्टार्ट वाला क्या होगा? साल के एक मिनट करें बेटा। एक मिनट। मैं ये कह रहा था बेटा कि जो हमारे पास अक्रूड होता है ना, जो हमारे पास ओविंग होता है, ये है साल के एंड वाला हमेशा ऐड होता है। क्यों ऐड होता है? क्योंकि ये इस पेमेंट के अंदर शामिल नहीं है और इसका ताल्लुक इस साल से है। ये आप पीछे कर चुके हैं सोर्टेड एडजस्टमेंट में। तो ये जो ओपनिंग है इसका क्या करना है? ओपनिंग इसका उलट होगा, तो ओपनिंग हम क्या करेंगे गाइस? माइनस करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास ओवरऑल जो एक्सपेंस बनेगा इंश्योरेंस का वो कितना हो जाएगा? 8,000 प्लस 300 माइनस 500, 8,300 माइनस 500 करेंगे, ये हो जाएगा 7,800। तो आपको मैं इन शॉर्ट करके बता दूं, आपको पेपर में क्या होगा, जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये बैंक अकाउंट में आ रहे होंगे। जो हमारा बैंक अकाउंट होगा उसकी क्रेडिट साइड पे आ रहे होंगे। जब आप आईएएस बनाएंगे तो आईएएस बनाते वक्त क्या करना है, अगर साल के एंड में कोई प्रीपेड है तो माइनस, साल के एंड में कोई अक्रूड है तो प्लस। ओपनिंग क्या होगा? इसका उलट होगा। ओपनिंग क्या होगा? इसका उलट होगा। हम अकाउंट भी बना सकते हैं, पर अकाउंट बनाने में क्या होता है? मसला होता है। तो जरा आ जाए, हम एक दो सवाल देख लेते हैं। एक दो सवाल देख लेते हैं। ये वाला सवाल देख लेते हैं। इसमें अच्छा जी, आप लोगों ने रेशियो पढ़ा हुआ है? आप लोगों ने रेशियो पढ़ा हुआ है गाइस? ओके। शिव एज अ ट्रेडर, his financial year ends on 31st August. He does not maintain a full set of accounting record. ये जो वर्ड है ना, he does not maintain a full set of accounting record, this shows कि ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का सवाल है। अब इसमें क्या है, इसने हमें रेवेन्यू दिया हुआ है, रेवेन्यू मतलब हमारी टोटल सेल्स वो दिया हुआ है। वो कितनी है? 3,20,000। फिर मार्कअप को आप इग्नोर करें, इसकी जगह लिख लें मार्जिन। मार्कअप बाद में बताऊंगा। मार्जिन किसे कहते हैं? कि मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो मेरी सेल्स का इतना परसेंट है। मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो मेरी सेल्स का इतना परसेंट है। अच्छा आगे चलें। आगे इसने आपको बैंक अकाउंट दिया हुआ है। ये सारी क्या आपकी रिसीट्स हैं, और ये सारी क्या आपकी पेमेंट्स हैं। और नीचे इसने आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। अच्छा जी। इसका पहला सवाल है, ये बताएं हमारी परचेसेस कितनी है। तो गाइस क्या करना पड़ेगा परचेसेस फाइंड करने के लिए? परचेसेस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे गाइस? ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाएंगे। किसका अकाउंट बनाएंगे? ठीक है, तो आप लोग मेरी हेल्प करें। ट्रेड पेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 32,600। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 29,600। और ट्रेड पेबल को हमने पैसे कितने दिए हैं? बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में चले जाएं। जी बेटा, मुझे बता सकते हैं कि हमारा ट्रेड पेबल का बैलेंस कितना होगा? सर समझ में नहीं आ रहा, बता दें। ट्रेड पेबल का जब हम अकाउंट बनाते हैं तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं? डेबिट पे क्रेडिट पे? जी बेटा, ओपनिंग बैलेंस 32,600 कहाँ लिखूंगा, डेबिट पे या क्रेडिट पे? चैट में बता दें बेटा।
गाइस हम क्रेडिट पे लिखते हैं। हम लिखेंगे 32,600 ऑन क्रेडिट साइड। ठीक है। और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस क्या लिखेंगे? डेबिट साइड पे। ठीक है। उसके बाद में पेमेंट कितनी की है? 257,700, 257,700। ये कहाँ पर आएगा सर? ये डेबिट साइड पे आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ये हमने पेमेंट की है किसको? ट्रेड पे बिल को। ठीक है। अब दोनों साइड का टोटल करें और मुझे डिफरेंस बताएं कितना आ रहा है। दोनों साइड का टोटल करें और मुझे बताएं डिफरेंस कितना आ रहा है। जी बेटा। जी बेटा, मुझे बताएं क्या आंसर आया? 257,700 प्लस 29,600। आप लोग क्या करें, इन दोनों को प्लस करें, उसको माइनस करें, बताएं क्या आंसर आया? चले मैं भी कैलकुलेटर यूज ही कर लेता हूँ। 257। एक्सीलेंट बेटा, थैंक यू बेटा। आप बता रहे हैं ये आ जाएगा 254,700। ये हमारी क्या आ गई? ये हमारी परचेज आ गई। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं सर। आगे इसने बोला है इनकम स्टेटमेंट बनाओ। क्या बनाओ? इनकम स्टेटमेंट बनाओ। ये जरा समझ लेते हैं इनकम रिकॉर्ड में इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है। तो गाइस सबसे पहले हम लिखेंगे रेवेन्यू। अब रेवेन्यू सवाल में दिया हुआ है, कितना है? रेवेन्यू कितना है? 3,20,000। हम लिख लेते हैं 3,20,000 वहां पे। फिर हम लिखते हैं लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है बताएं? सर ओपनिंग इन्वेंट्री कैसे पता चलेगा ये आपको? जब भी इनकम एंड रिकॉर्ड का सवाल आएगा तो उसमें क्या होता है, हमारे पास एक दिया होता है बैंक अकाउंट, और आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए होते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है यहाँ पे? 23,500, 23,500। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 23,500। ठीक है, अच्छी। उसके बाद आएगा परचेजेस। परचेजेस आप लोगों ने अभी फाइंड किया गाइस। ये रहा। ये आपका परचेजेस है। कितना है? 254,700। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या आता है गाइस? अगर ऑनर ने गुड्स विड्रॉ किए तो वो माइनस करते हैं, कैरी जनरेट होता है तो वो ऐड करते हैं। इस सवाल में वो है नहीं, तो यहाँ पे आएगा लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब मसला पता है क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री इसने नहीं दी हुई। देयर इज नो क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्या करेगा इस, क्या करें? कोई मसला नहीं। हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? यहां इसने दिया हुआ है मार्जिन। यहां इसने क्या दिया हुआ है? मार्जिन दिया हुआ है। मार्जिन का मतलब क्या होता है? मार्जिन का मतलब होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। जब मैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट को एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स शो करता हूं, मतलब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है मैं नहीं बता रहा, मैं इन परसेंटेज में बता रहा हूं, उसको हम बोलते हैं मार्जिन। लाइक अगर आप 3,20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3,20,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 20% से, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट आ जाएगा। सो 3,20,000 का आप निकालें 20%, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 64,000। सो मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, इंशाल्लाह, मार्कअप क्या होता है, मार्जिन क्या होता है। अभी इस सवाल के लिए बता रहा हूं मैं आपको कि सम टाइम हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट को वैल्यू में नहीं बताते।
डॉलर में नहीं बताते, ग्रॉस प्रॉफिट को परसेंटेज में बताते हैं। तो अगर हम बोलें कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हमारी सेल्स का इतना परसेंट है, तो उसको हम बोलते हैं मार्जिन। और हम अगर कहें वो हमारी कॉस्ट का इतना परसेंट है, कॉस्ट का पर्सपेक्टिव चेंज करें, उसको बोलते हैं मार्कअप। तो ये मैं बाद में समझाऊंगा मार्कअप क्या होता है, तो अभी सिर्फ मार्जिन का बता रहा हूँ। सो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा गाइस? 64,000 आ जाएगा। हाउ आई गेट दिस? मैंने क्या किया था, मैंने ये जो रेवेन्यू है मेरा, इसका मैं निकाला था 20%। तो क्या आंसर आया मेरा? मेरा आंसर आ गया 64,000। अब सर हम क्या करेंगे, पेपर में कभी कभार कोई फिगर मिसिंग होती है तो हम रिवर्स वर्किंग करते हैं। रिवर्स वर्किंग ये होता है कि हम यूं आते हैं ना, ऊपर से नीचे आते हैं, अब नीचे से ऊपर जाएंगे। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि जो जो वैल्यूज यहाँ पर गिवन है, जो जो वैल्यूज यहाँ पर गिवन है, अगर ये प्लस हो रही हैं, ये प्लस हो रही हैं, तो आप क्या कर दें, माइनस कर दें। आप क्या कर दें, माइनस कर दें। तो 64,000 माइनस 3,20,000, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। तो बताएं, हमें पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करनी है कितनी है। तो 64,000 माइनस 3,20,000, आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। बताएं कितना आया? जी जी, मार्कअप कॉस्ट ऑफ सेल्स पे अप्लाई होता है। अभी हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स ढूंढनी है, हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स ढूंढनी है। तो हम क्या करेंगे, 64,000 को माइनस करेंगे सेल्स में से, हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। तो बताएं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू जीपी। कितना आया? जी बेटा। ओके, थैंक यू बेटा। 256,000,000। अच्छा, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे फाइंड होगी? अब इसकी रिवर्स वर्किंग दोबारा करें, दोबारा कैसे करें? आप लिखें 256,000,000, ये प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, आप माइनस कर लें, आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। बताएं क्या आंसर आया? जी बेटा बताएं। 256,000,000, इसकी रिवर्स वर्किंग दोबारा करनी पड़ेगी ना, मतलब हमें ये क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए। जब दोबारा करेंगे तो ये प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। अगर कोई फिगर माइनस हो रही होती तो हम प्लस करते। हम रिवर्स वर्किंग कर रहे हैं, हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आई बेटा? बेटा इज एवरीथिंग ओके? आज आप लोग खामोश खामोश नजर आ रहे हैं, कैलकुलेटर नहीं है, क्या वजह है? भाई ने मुझसे ना, मेरे ने मेरे हाथ में चल रहे थे मेरे। अच्छा सर, आई एम हैविंग वाईफाई इशू। ठीक है ठीक है, नो इशू, मैं खुद कर लेता हूँ। नहीं है। ये आ जाएगा 22,200, ठीक। 22,200। ठीक है। अब आते हैं एक्सपेंसेस की तरफ। हारिस बेटा, बात समझ में आ रही है तुम्हें? जो हम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, या सर के ऊपर से जा रहा है? चलें, अब आते हैं एक्सपेंसेस। अब हारिस, ओके ओके, एक्सपेंसेस के ये सीन है हारिस के। इनकम रिकॉर्ड में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट को देखना पड़ेगा। किसको? बैंक अकाउंट को। ये हमारा बैंक अकाउंट है, ठीक है। इनकम रिकॉर्ड में बैंक अकाउंट दिया होता है, आप पहले लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। बैंक अकाउंट में हम एक्सपेंसेस को हाईलाइट कर देते हैं, ये हमारा एक्सपेंस है। ड्राइंग इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता, ड्राइंग को इग्नोर कर दें। पेमेंट टू ट्रेड पे बिल, ये भी नहीं आता, इसको भी इग्नोर करें क्योंकि एक्सपेंस नहीं है ये। इक्विपमेंट नहीं आता, डेप्रिसिएशन आती है। इक्विपमेंट नहीं आता, डेप्रिसिएशन नहीं आती, तो इसको भी इग्नोर करें। तो देर इज ओनली वन एक्सपेंस। पर कभी कभार रेंट भी होगा, इंश्योरेंस भी होगा, बहुत सारे होंगे। तो इस सवाल में सिर्फ एक ही है, तो हम सिर्फ एक ही लेंगे। लेकिन मैं अगर आपको कोई और सवाल दिखाता हूँ, जैसे कि ये एक सवाल है, इसमें आप देख लें, रेंट भी दिया हुआ है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्सपेंस है, तो हम ये ले लेंगे। एक्सपेंस कितना है? 34,000। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्सपेंसेस में,
34,000। अब इसमें करना क्या है आप लोगों ने? अब ये एक्सपेंसेस मैंने यहाँ से ले लिए, कहाँ से? बैंक से ले लिए। आई गेट, मैंने ये बैंक से ले लिए। ठीक है, बैंक में यही आ रहा था। अब आपने करना क्या है, आपने नीचे आना है। ये एडिशनल इन्फो में, इसमें ओपनिंग बैलेंसेस एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं। इसमें हमें देखना पड़ेगा हमारा एक्सपेंस में कोई अक्रूड या प्रीपेमेंट तो नहीं है। तो ये देखें, एक्सपेंसेस ओविंग, अक्रूड ओविंग आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू। तो साल के शुरू में तो कुछ अक्रूड नहीं है। साल के आखिर में 400 अक्रूड आ रहा है। साल के आखिर में 400 ओविंग आ रहा है। तो मुझे आप बता सकते हैं, ये जो साल के आखिर में 400 ओविंग आ रहा है, साल के आखिर में एंड में प्लस करना चाहिए, माइनस करना चाहिए? शाबाश, ऐड करना चाहिए। तो ये 400 में क्या करूंगा, नीचे जाके मैं ऐड कर दूंगा। अब आगे क्या करना है, एक मसला इसमें आ रहा है, एक मसला है छोटा सा ये वाला। कह रहे शिव ने $900 विदड्रॉ किए थे फॉर अ फैमिली हॉलीडे। शिव ने क्या किए थे? $900 विदड्रॉ किए थे फॉर अ फैमिली। और गलती से इसने ये ड्राइंग में लिखने के बजाय एक्सपेंस में लिख दिए थे। मतलब बैंक से पैसे निकाले थे 900, और हम लोगों ने गलती से क्या किया था, बजाय ड्राइंग में लिखने के उसको एक्सपेंस में लिख दिया था। इसका क्या करना है गाइस? इसको भी क्या करना चाहिए, माइनस करें, प्लस करें? ये इसने गलती से इंक्लूड कर दिया। ड्राइंग हमारा एक्सपेंस नहीं होता वैसे। ड्राइंग कैपिटल का पार्ट है, इक्विटी का पार्ट है। सब्ट्रैक्ट, शाबाश। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इस 900। मुझे बताएं टोटल कितना आया? 34,000 प्लस 400 माइनस 900 कितना बना? जी, 34,000 प्लस 400 माइनस 900, आई थिंक सो ये हो जाएगा। ये हो जाएगा 33,500 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 33। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कैलकुलेट होते हैं, जो क्या होते हैं, कैलकुलेट होते हैं। वो बैंक में नहीं आते हैं। उसमें एक है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारा है 3%। कितना है? 3%। और ये किस पे लगेगा? ट्रेड रिसीवेबल पे लगेगा। तो ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। हम हमेशा क्लोजिंग लेते हैं। क्या लेते हैं? क्लोजिंग लेते हैं। तो ऑन 31 अगस्त 2021 शिव डिसाइडेड टू क्रिएट। तो इसमें क्या करना है, आपने ट्रेड रिसीवेबल को मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज से, माइनस करना है पुराना प्रोविजन से। ठीक है, पर ये क्रिएट है, पुराना प्रोविजन तो जीरो होगा इसमें। हम देख लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं साल के आखिर में? 25,900। इसको मल्टीप्लाई करें 3% से। ठीक है, और माइनस करते हैं पुराना प्रोविजन, वो सवाल में गिवन ही नहीं है। हमें इस साल प्रोविजन बनाना है। तो जो आंसर आएगा वो पूरा का पूरा एक्सपेंस में जाएगा। तो मुझे बताएं, 25,900 इंटू 3%, कितना आंसर आया? जी, 25,900 इंटू 3%। मैं भी देख लेता हूँ। 777। ये हमारा जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। वैसे सवालों में होता नहीं है, लेकिन इस सवाल में आ रहा है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे एक और एक्सपेंस है जिसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं उसको हम? डेप्रिसिएशन। तो अगर सवाल में कोई नॉन करंट एसेट है, अगर सवाल में कोई नॉन करंट एसेट है, मोस्टली इनकम रिकॉर्ड में नॉन करंट एसेट होता है। पर इनकम रिकॉर्ड में मसला पता है क्या आता है? नॉन करंट एसेट की परसेंटेज नहीं होती है, मतलब डेप्सन पॉलिसी नहीं होती। तो यहां पर फिर हम यूज करते हैं रीवैल्यूएशन मेथड। रीवैल्यूएशन मेथड ये कॉस्ट ऑफ सेल्स की तरह है। जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या होता है, पहले ओपनिंग इन्वेंट्री आती है, तो हम लिखते हैं ओपनिंग नॉन करंट एसेट, साल के स्टार्ट में कितने थे। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में आता है परचेजेस, तो हम लिखते हैं परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, आपने कितने के खरीदे। फिर माइनस कर देते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग नॉन करंट एसेट। आखिर में जो आंसर आएगा वो हमारी क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन हो जाएगी। वो हमारी क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन हो जाएगी। ठीक है, कभी कभार इसमें डिस्पोजल भी आता है, वो बाद में बताऊंगा। तो अभी नमाज का टाइम हो रहा है, इस सवाल में आ जाएं। हमारे पास साल के शुरू में इक्विपमेंट कितने थे? सर, साल के शुरू में इक्विपमेंट निल थे। ओके, मैं निल लिख देता हूँ प्लस।
हमने मजीद परचेज किए हैं सर, यस सर। कैसे पता लगेगा मजीद परचेज किए हैं? आप बैंक की क्रेडिट साइट पे देखें। बैंक की क्रेडिट साइट में कितना आ रहा है इक्विपमेंट? 16,000। ये हमने परचेज किए हैं, ये हम प्लस कर लेते हैं 16,000। ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे क्लोजिंग नॉन करंट एसेट। तो क्लोजिंग नॉन करंट एसेट कितने हैं हमारे पास? 12,800। 12,800 हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कहलाएगा डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, साल के स्टार्ट में हमारे पास इक्विपमेंट निल था। अगर होता तो मैं लिखता। फिर इसमें हमने ऐड किया, क्या नाम है, हमने जो मजीद परचेज किए थे, ये बैंक से पता लगता है, मैंने ऐड किए। साल के आखिर में जो क्लोजिंग इक्विपमेंट थे वो मैंने माइनस किए। तो 16,000 माइनस 12,800, मुझे बताएं क्या आंसर आएगा? 16,000 माइनस 12,800, 16,000 माइनस 12,800, ये हो जाएगी हमारी डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट। तो आई थिंक सो, मेरे ख्याल से 3,200 आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इन तीनों को प्लस कर दें, ये हमारे हो जाएंगे टोटल एक्सपेंसेस। इन तीनों को प्लस कर दें, ये हमारे हो जाएंगे टोटल एक्सपेंसेस। तो बताइए कितना आया? 33,500 प्लस 77 प्लस 3,200। कितना आंसर आया बताएं? 37,477। इसको जो है आप माइनस कर दें ग्रॉस प्रॉफिट के साथ, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तो आप उसको मजीद भी देख लीजिएगा कि ये सारा कैसे हुआ था। आप थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, तो आप उसको मजीद देख लीजिएगा। हम इंशाल्लाह फिर मजीद कल भी शायद क्लास रखें, उसमें मजीद डिस्कस करूँ। जी बेटा, क्या आंसर आया? 64,000 माइनस 37,47477। ये आ जाएगा 26,523। ये हमारा कहलाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है बेटा, आज के लिए मैं यहाँ तक पढ़ाऊंगा, फिर इंशाल्लाह हम कल देखते हैं।